हॉरिजॉन्टल के ऊपर बना है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट फ्रॉम P to B एंड देन फ्रॉम P to C। अब P to B और P to C हमारे पास दो लाइन ऑफ साइट बन गई, दो एंगल्स दिए 30 एंड 60। तो दो गाड़ियां हैं जो हमारी टार की तरफ आ रही हैं, इनका एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनाना है। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो वो बिल्कुल डेफिनेटली ग्राउंड से पैरेलल होगी। इस बार दो गाड़ियां अलग अलग साइड्स पर हैं टार की हाइट हमको दी हुई है 100 मीटर्स, हमने वो मार्क कर दिया। अब दोनों गाड़ियां अलग अलग साइड्स पर हैं, तो मतलब एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। ठीक है, फिर से हमने इसको दो गाड़ियां ले ली है, यहाँ पर भी हमने हॉरिजॉन्टल बना लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, हमेशा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए जाते हैं। अब मैं ले लेती हूँ एक प्यारी सी बोट कि जिस पर्टिकुलर टार का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, उसकी हाइट हमको दी हुई है 24 मीटर्स। हेलो एवरीवन, सो आखिर हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस। ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड एज अ टीचर ये मेरा पर्सनली एक फेवरेट टॉपिक है पढ़ाते वक्त। ये मेरा फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है और 5 नंबर के लिए बोर्ड में ये एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। 5 नंबर का अगर ये बड़ा प्रॉब्लम आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 मार्क्स में केस स्टडी और एक 1 मार्कर का एमसीक्यू आता है। तो इस चैप्टर को हम 5 मार्क्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। बाकी की 7 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आती है, ये मैंने पिछले मॉड्यूल्स में भी बताया था। बाकी के 7 मार्क्स के लिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सारे मॉड्यूल, सारे पीवाईक्यू, सारे आइडेंटिटीज के मॉड्यूल्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज उनको जरूर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो वो आइडेंटिटीज से डर लगता है। इस पूरे चैप्टर में आइडेंटिटीज का कोई यूज नहीं है। सो पहली बात तो वो फियर निकाल के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तब भी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि बेसिक्स सिर्फ 2 या 3 मिनट में हमें समझ आ जाएंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, और वो बच्चे जो 100 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5 स्पेशल ट्रिकी क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कीवर्ड से। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन 5-6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग और उनका डिपिक्शन लाइन डायग्राम्स में आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन से हैं वो की टर्म्स, जल्दी से देख लेते हैं। ग्राउंड लेवल, सी लेवल, वाटर लेवल क्या होता है, मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट्स, किसी भी चीज की हाइट वर्टिकली हम काउंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज वेल एज डायगोनल। ठीक है, लाइन ऑफ साइट है क्या, हमारी आई साइट, हम जिस दिशा में देख रहे हैं उस दिशा को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। दिशा मतलब ये नहीं ईस्ट वेस्ट, मतलब जिस लाइन में हम देखेंगे। मान लो अगर मैं फैन देख रही हूं तो ऐसा थोड़ी कि यहां से एक लाइन बन जाएगी, लेकिन एक किस लाइन के थ्रू आई एम वॉचिंग दिस फैन, वो है मेरी लाइन ऑफ साइट। अगर मैं सामने आपकी तरफ देख रही हूं, आई कॉन्टैक्ट कहते हैं ना, आई कॉन्टैक्ट बनाना। आई कॉन्टैक्ट कब होता है? व्हेन आई एम लुकिंग इनटू योर आईज एंड यू आर लुकिंग इनटू माय आईज। तो एक लाइन सी बन जाती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमने बात की लाइन ऑफ साइट की। लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन बनाता है, बट ये जो बनाता है वो एंगल, उसके लिए एक दूसरी लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है। वो दूसरी लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। जिसको ये सारी बातें समझ आ गई उसको डायग्राम बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। तो हम देखते हैं ये कीवर्ड्स हैं क्या, बहुत आसान है। ग्राउंड लेवल कोई भी अगर हम ले लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेड हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से किए जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जब भी हम बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम इसका 5 नंबर का हो या 4 नंबर का, इसी लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम, राइट। अब हम देखते हैं इसको कब हमें कैसे बनाना है। ये हमने एक रोड का एक डिजाइन ले लिया है। इफ इट्स अ ग्राउंड लेवल तब भी हम इसको बनाएंगे, और अगर हमने सी लेवल ले लिया, वाटर लेवल ले लिया तो भी हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर उसको यूज करेंगे। ठीक है, सो हर प्रॉब्लम इस लाइन को ड्रॉ करने से स्टार्ट होती है। अब ये तो हो गई हमारा ग्राउंड लेवल, ओके, या फिर जो एक सी लेवल। लेकिन फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है?
हॉरिजॉन्टल लाइन हम कब यूज करते हैं? ये एक एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये लाइन हमेशा ग्राउंड के पैरेलल बनाई जाती है। कब काम आती है? ये मैंने ग्राउंड लेवल ले लिया, उसके ऊपर मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा है और वो अपनी दूरबीन से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। अभी वो सीधा देख रहा है। अब किसी चीज को मान लो उसको एयरप्लेन देखना है तो ऊपर देखना पड़ेगा, अगर नीचे आती हुई गाड़ी देखनी है तो नीचे देखना पड़ेगा, लेकिन नीचे देखना है ऊपर देखना है वो बात की बात है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यहां से जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, हम वहां से एक लाइन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बनाए बिना बिल्कुल एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स क्या? हाइट्स। जब भी किसी की हाइट मेजर की जाए, चाहे वो कोई बिल्डिंग है या कोई मॉन्यूमेंट है, वो हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया जाएगा। उसका डायग्राम कैसा होगा? वो रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन सेगमेंट से एंड इट्स ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ऐसा एक डायग्राम होगा। अब इसे किस लिए यूज करना है हमें? इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स की बात होगी। कैसी एग्जांपल्स है? लेते हैं ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड हमने बना लिया, हमारे पास आ गया एक मॉन्यूमेंट। ठीक है, एक मॉन्यूमेंट है ना। अब हम एग्जाम में इसको तो नहीं बनाएंगे ना, तो इस मॉन्यूमेंट को डिपिक्ट करने के लिए लाइन डायग्राम में हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बना देंगे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये जो रेड लाइन है जो हमने यहां से शुरू करके ऊपर तक बनाई है, ये इस मॉन्यूमेंट की हाइट होगी, ये उसकी हाइट हो जाएगी और हमें ये मॉन्यूमेंट नहीं बनाना है। सो दिस लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट और हम इसी तरह से इस मॉन्यूमेंट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नॉट ओनली मॉन्यूमेंट, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम एक टार ले रहे हैं, मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ क्योंकि जिस बच्चे को ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, इसका मतलब वो विजुअलाइजेशन नहीं कर रहा है। विजुअलाइजेशन मतलब अगर क्वेश्चन में बात हो रही है एयरप्लेन, गाड़ी, हम आराम से समझ लेते हैं, बट उसको डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक टार है इस क्वेश्चन, बहुत सारी टार, स्टैचूज की बात हो रही है, स्टैचूज में स्टैचू है, नीचे एक पेडेस्टल भी है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने किए हुए हैं। एक बिल्डिंग हमने ले ली है और ऐसी चीजें, एक ट्री हमने ले लिया, एक हमने क्लिफ ले लिया। ठीक है, क्लिफ, एक माउंटेन क्लिफ हमने ले लिया। ना नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड, वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई ऑल्सो। हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं क्लाउड की, किसी क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं एयरप्लेन की। तो इन सब की हाइट्स कैसे हम ड्रॉ करके डायग्राम में दिखाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर है तो हम उसको डेफिनेटली सारे के सारे परपेंडिकुलर्स राइज करके उनकी हाइट्स को हम दिखा सकते हैं। अब अगर क्लाउड इज इन द स्काई, एयरप्लेन इज ऑल्सो इन द स्काई, तो क्लाउड की हाइट हम नहीं बोलेंगे, क्लाउड की हाइट above the ground. So cloud की height, how high is the cloud, how high is the plane flying, ये होता है height above the ground. But height मतलब जब भी height की बात होगी that will be perpendicular to the ground. ये चीज बिल्कुल different है when it comes to distances. डिस्टेंसेस, यहाँ पर एक छोटी सी गलती बच्चे कर जाते हैं। डिस्टेंस को हर बार हम सोचते हैं इट्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस किसी भी तरीके से मेजर किया जा सकता है। सब बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर अच्छे से पढ़ाई की हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे लेते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस निकाला जा सकता है। सेम टेक्निक से हम यहाँ पर देखते हैं किस किस तरीके से डिस्टेंस निकालना आ सकता है। हमने सिंपल वही है, वो भी एक लाइन सेगमेंट से ही मेजर होगा, जैसे अभी हमने बात की कार्टेशियन प्लेन पे। अब मैंने फिर से ग्राउंड लेवल ले लिया। इस ग्राउंड लेवल पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हमने ले लिया एक बिल्डिंग, यहाँ पर एक हमने ले लिया ट्री, अब आ रही है एक मूविंग कार, फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा एक लैंप पोस्ट, ऊपर स्काई में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक फ्लाइंग एयरप्लेन है, यहाँ पर एक और प्लेन है जो उसके ऊपर से जा रहा है। नाउ मैंने ये सारे पिक्चर्स क्यों लिए? इस तरह के पिक्चर्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में कवर होने वाले हैं। तो आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें हमने ले ली। अब अगर हम मान के चलते हैं कि इनके बीच के मुझे डिस्टेंसेस निकालने हैं, ये गाड़ी ग्राउंड पे है, ये बिल्डिंग भी ग्राउंड पे है, तो अगर मुझे ग्राउंड और कार के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो होगा मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि ग्राउंड पे ही मेजर किया जाएगा। अगर हम इस ट्री की बात करें और लैंप पोस्ट की बात करें तो वो भी ग्राउंड पे ही है, इसका डिस्टेंस भी ग्राउंड पे मेजर किया जाएगा। बट अगर हम दो एयरप्लेन्स की बात करें, अब अगर ये दोनों एयरप्लेन्स की बात करें तो ये वाला एयरप्लेन एक सर्टेन हाइट पर उड़ रहा है, ये वाला प्लेन उसके ऊपर उड़ रहा है। तो देयर आर क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बेसिकली हम बात तो क्या कर रहे हैं,
इस हाइट से ये वाला हाइट माइनस करके, बट क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरप्लेन्स, तो वर्टिकल डिस्टेंस ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब आती है बारी क्लाउड की, और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आप सोचोगे एक अजीब सा लाइन मैंने दोबारा क्यों बनाया। ये लाइन मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज नॉट द ग्राउंड लेवल। ये एक ऐसा पॉइंट ए मैंने लिया है जो हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर कहीं लाई करता है, जहां से हम इस क्लाउड को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, हमने क्लाउड को देखा। अब हमें ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इस पॉइंट से क्लाउड का डिस्टेंस निकाला जाए। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बट इन अ डायगोनल फॉर्मेट। तो डिस्टेंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ग्राउंड पे, वर्टिकल या फिर स्लोपिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए ये देखना जरूरी है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ मुझे निकालना है, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा सारा का सारा चैप्टर का लाइन डायग्राम्स ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। जैसा मैंने कहा था कि हर बार हम किसी प्रॉब्लम को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है, कुछ एक डमी मॉन्यूमेंट ले लेते हैं। लेट्स टेक द स्टार एंड देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने ले ली है। इस डायग्राम से मैं बहुत कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ग्राउंड लेवल ले लिया, एक टावर ले लिया और एक बॉय ले लिया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब इनको हमें डिपिक्ट करने के लिए, डायग्राम में दिखाने के लिए ये ड्राइंग तो नहीं बनाएंगे, बट सोच लिया है कि एक टावर है, उसके ऊपर एक बच्चा है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे? ग्राउंड लेवल से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ग्राउंड से, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से ये बच्चा कुछ देख रहा है, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बनानी बहुत जरूरी है। ये बात अगर बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं बार बार इसको दोहराऊंगी और फिर से एक बार याद दिला रही हूं, जिस पॉइंट से हम कुछ देख रहे हैं, जहां से हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पॉइंट अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो उस पॉइंट से पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम रेडी है, हमारा ग्राउंड लेवल आ गया है, एक हाइट आ गई है, बच्चा आ गया है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइन आ गई है। अब हम क्या देख रहे हैं, लेट अस से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो यहां से हमने ले ली एक बर्ड और यहां से ले लेते हैं एक मूविंग कार, ठीक है। ये दोनों सिचुएशंस को हम देखते हैं। अब उस बच्चे को अगर बर्ड को देखना है तो उसको ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर देखना पड़ेगा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखना पड़ेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एक लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। ये जो लाइन उसको देखने के लिए बच्चे ने बनाई है, ये कोई बनती नहीं है, बट आप एनिमेटेड कार्टून्स में देखते हो ना, ऐसे रेज निकल रही है लेजर टाइप की। जस्ट इमेजिन दैट, ये लाइन कहीं फिजिकली होती नहीं है, लेकिन ये लाइन के थ्रू हम उस बर्ड को देख रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस लाइन इज डिफाइंड एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच में बन जाता है एक एंगल जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा यूज करते हैं। ये एंगल जो हमारा हॉरिजॉन्टल के ऊपर बना है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन थोड़ा समझने में आसान लगता है क्योंकि एलिवेशन हम यूज भी बहुत करते हैं रियल लाइफ में, है ना। एलिवेशन है, इंक्लिनेशन है, एलिवेट कर दिया उसको, यानी ऊपर उठाया। सो व्हेन वी आर वाचिंग समथिंग अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, वी ऑलवेज गेट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दूसरा वर्ड मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता है, ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में है तो हमें यूज करना पड़ेगा। इस गाड़ी को देखने के लिए उस बच्चे को नीचे देखना पड़ेगा। नीचे देखना पड़ेगा मतलब अगर वो सीधा देख रहा है और उसको नीचे देखना पड़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से उसको नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है। नीचे जाने के लिए उसकी लाइन ऑफ साइट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स बनेगी और यहां पर आ जाएगा हमारा एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल। इस एंगल को हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हो गए हमारे दोनों एंगल्स जो पूरे के पूरे चैप्टर में हमको हर क्वेश्चन में मार्क करने हैं, तो बहुत ध्यान से। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन में जनरली बच्चे गलती नहीं करते हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है पेपर्स चेक करने का। आई बीन चेकिंग द बोर्ड पेपर्स, तो मुझे ये बात सबसे अच्छे से पता है कि भाई कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्यों? बिकॉज आउट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा आई हैव सीन कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में प्रेशर में गलती हो जाती है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हमें बचानी है, हमें मतलब जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन सी होती है वो गलती जो हम जल्दीबाजी में कर देते हैं?
अभी हमें अच्छे से मालूम है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, वो दो लाइंस के बीच में बनता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक लाइन ऑफ साइट। जब हम एलिवेशन बनाते हैं तो कोई तीसरा चॉइस ही नहीं होता, लेकिन जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन भी होती है। तो गलती से कुछ बच्चे उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहां बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये गलती अब हम नहीं करेंगे, और इसके साथ अब हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर गेट्स ओवर एंड आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 5 इजी क्वेश्चंस। ओके, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और पहले 5 क्वेश्चंस को अगर आपने डायग्रामेटिकली बनाना सीख लिया, तब तक आपको ये मॉडरेट और डिफिकल्ट वाले तक बिल्कुल आराम से आप निकाल लोगे, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है कि हर क्वेश्चन में एक ही तरह की टेक्निक आप फॉलो करो, सारे वो टिप्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो क्वेश्चन चाहे ईजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, हम मैनेज कर लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। हमें इसके अंदर देखना है सबसे पहले डायग्राम। चिल्ड्रन, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता तो इसके अंदर 2 मार्क्स होते हैं एक वेल लेबल्ड नीट डायग्राम बनाने के। कई बार बच्चे सोचते हैं डायग्राम तो हम अपने लिए बना रहे हैं, वो छोटा सा यहाँ पर ऐसे एक रफ सा डायग्राम बना देते हैं। प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें उस पूरी की पूरी शीट पे। और एक और बात मैंने बार बार कहा, जैसे एग्जाम में लिखोगे कैसे, सपोज ये आपका एग्जाम का शीट है, तो प्लीज 1/3 ऑफ द स्पेस 1/3 ऑफ द स्पेस आप डायग्राम बनाने के लिए यूज करो, क्योंकि अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम में एक लॉन्ग शीट होती है, लॉन्ग शीट का सबसे बड़ा फायदा है या तो आप टॉप से बना लो डायग्राम तो भी नीचे बहुत सारी जगह है, या थोड़ा सा राइट वेज बना लो तो लेफ्ट पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। मैंने पूरे की पूरे प्रेजेंटेशन में कोशिश की है आपको मॉडल आंसर शो करने की, कि राइट साइड पर डायग्राम बना लो और लेफ्ट साइड पर उसका आंसर, सारी चीजें सामने होती हैं तो गलती होने का चांस नहीं होता है। डायग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि कहा था, ग्राउंड लेवल से हमें एक लाइन हमेशा बनानी है। मैंने ग्राउंड लेवल बना लिया। अब इस ग्राउंड में है क्या क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें यहां पर बनानी है। एक हमारी 30 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टावर है जो उसके ऊपर फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं और उसके ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर। चिल्ड्रन, आई एम रिपीटिंग, ये इलस्ट्रेशंस आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा विजुअल्स ऐड किया है ताकि बहुत ज्यादा एक तो बोरिंग ना लगे, और जिस बच्चे को विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है थोड़ा सा इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में सारे क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन करके ही डायग्राम बन सकता है। तो अगर मैंने यहाँ बिल्डिंग बनाई है और ट्रांसमिशन टावर बनाया है, इन दोनों को हम कैसे डिपेक्ट करेंगे? थ्रू द वर्टिकल हाइट्स, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स। अब ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट मैंने एक ही बनाई है। आप कहोगे मैम टावर लेफ्ट राइट भी तो हो सकता है, ऐसी कोई बात आपके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए एग्जाम में। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, उस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा बेस, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा ये वाला टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द टावर, और तीसरा हमारा टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ये हमने एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट बना लिया। हमको बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया था 30 मीटर्स, हमने मार्क कर दिया है, और इस क्वेश्चन में हमको निकालनी है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो जो चीज पता ही नहीं है अभी हम उसको लिख नहीं सकते हैं। नाउ इट सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया P। जहां से भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हमने जनरली कोशिश करते हैं P लिख लेते हैं। अगर वो पॉइंट मेंशन नहीं है, यहाँ पर पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो मैंने उसको P रख लिया। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब सबसे बड़ी बात आती है, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मार्क कर लिया, क्या देख रहे हैं वो देखना है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो वो 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले हमने एक बेस वाला पॉइंट मार्क कर दिया A, देन यहां पर पॉइंट आ जाएगा हमारा दूसरा B, और ये टॉप आ जाएगा, हमने ले लिया C। अब सारी चीज हमारी रेडी है। अब आती है बारी लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करने की। लाइन ऑफ साइट P से बनेगा। किस किस को देख रहे हैं हम? फर्स्ट फ्रॉम P टू B एंड देन फ्रॉम P टू C। अब P टू B और P टू C हमारे पास 2 लाइन ऑफ साइट बन गई, 2 एंगल्स दिए 30 एंड 60। कई बार बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, 30 कौन सा है, 60 कौन सा है, कैन अंडरस्टैंड। एग्जाम में प्रेशर भी होता है, वो प्रॉब्लम्स है, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। इस केस में सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपको
लैंग्वेज से भी दिक्कत हो रही है तो टेक्निकली आप देखोगे तो कौन सा एंगल छोटा और कौन सा एंगल बड़ा होना चाहिए वो साफ साफ दिखाई देता है। मान लो अभी मुझे एंगल नहीं समझ आया, मैंने दोनों लाइंस ऑफ साइट बना ली, दोनों बना लिया ना एक साथ। अब डेफिनेटली बात यही है कि ये वाला जो भी एंगल होगा ये एंगल तो उससे ज्यादा ही है। तो ज्यादा ही है का मतलब है कि अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अगर कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ा थोड़ा डायग्राम को भी देख लेना कि कौन सा एंगल ज्यादा और कौन सा एंगल कम होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा डायग्राम रेडी हो गया और मैंने बताया कि ये बिल्डिंग और टावर हमें नहीं बनाना है तो हम फिलहाल इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस तरह से हमने डायग्राम बनाकर रेडी कर लिया। अब इस डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो ये लिख लो डायग्राम में, हर बार डायग्राम में जो चीज हमें निकालनी है वो भी लिख कर रख लो। डायग्राम में सामने होगा तो हमें याद रहेगा कि हमें ये वैल्यू निकालना है। हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मैंने उसको h ले लिया। आप इसको वैसे x y कुछ भी ले सकते हो, बट आसानी के लिए और क्लैरिटी के लिए जब भी हम परपेंडिकुलर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे हम लेटर h यूज करेंगे, और अगर बेस पे कुछ करेंगे तो x और y यूज करेंगे। ये ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसका हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर डायग्राम से मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल तो एक जगह है लेकिन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स सच दैट एक ट्राइंगल का अक्यूट एंगल होगा 30 डिग्री और दूसरे का होगा 60 डिग्री। बस 30 डिग्री को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये एक 30 डिग्री एंगल को हाईलाइट कर दिया। 30 डिग्रीज के दो रेज जा रहे हैं यहाँ पर, दो आर्म्स, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज दैट ट्राइंगल जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल भी है और जिसके अंदर 30 डिग्री एंगल आ रहा है। अब अगर ऐसी हम 60 डिग्री की बात करें, 60 के ये दो आर्म्स हैं, यहां पर 90 आ गया तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया विथ द एंगल 60 डिग्रीज। ठीक है, इन दोनों को हम एक टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, कौन से ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं और उसके अंदर कौन सा डिग्री मेजर है वो लिख लेते हैं। वो हमने अच्छे से लिख लिया। अब बेटा ये जो ग्रिड बनाई है ना मैंने, ये बॉक्सेस आपको एग्जाम में अगर वैसे तो बना भी लो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे इतना खूबसूरत सा बॉक्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा वर्टिकल स्ट्रोक, ये वाली लाइन आप बना दो, आपको दो स्पेसेस मिल गए हैं। ये लिखने से हमें फायदा होता है, वो फायदा आपको अपने आप समझ आ जाएगा। प्रेजेंटेशन एक तो नीट दिखाई देता है और दूसरा दो इक्वेशंस जो हमारी बनती है उनको कंबाइन करने में आसानी होती है। कैसे आसानी होती है आप खुद कोशिश करो ना। ट्राइंगल PAB, अब हमने ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब सिर्फ हमें देखना है कि रेशियो कौन सा लिया जाए। रेशियो कौन सा लिया जाए, तीन ही तो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। जो साइड्स का काम है क्वेश्चन में उसका रेशियो हम ले लेते हैं। परपेंडिकुलर्स के बारे में हमें कुछ निकालना है और दूसरी बात है या तो बेस या हाइपोटेन्यूज, इन दोनों में से जो भी साइड कॉमन होगी। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं PAB और PAC, दोनों में हमारी ये साइड AP कॉमन है और AP हमारा बेस है, तो मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस रेशियो गिव्स मी tan। तो हमें tan रेशियोज अप्लाई करने हैं। बस tan 30, tan 60 और tan 45 की वैल्यू बिल्कुल नहीं भूलना। इसका मतलब ये नहीं कि साइन कॉस की भूल सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में tan से काम चल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें साइन की भी ज़रूरत पड़ती है और इन एनी केस ट्रिग्नोमेट्री में आप रेशियोज नहीं भूल सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को अगर लगता है भाई हम तो भूल ही जाते हैं मैम क्या करें, तो कम से कम tan के रेशियोज रट लेना इस चैप्टर के लिए। ठीक है, tan 30 और tan 60 आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेशियोज। ठीक है, और दोनों की वैल्यू कुछ कुछ सिमिलर भी है। tan 60 इज √3 एंड tan 30 इज 1/√3। 45 तो बहुत क्यूट सा है, दैट्स 1। चलो दोनों रेशियोज हम अप्लाई कर देते हैं। tan 30 हमने ले लिया, उसकी हमने एक इक्वेशन बना ली। कैसे बना ली, tan 30 विल बी इक्वल टू AB/AB। अब इस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम डिटेल में कर चुके हैं, राइट। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास AP आ जाता है 30 टाइम्स ऑफ √3। AP ये बेस लाइन आ गई है हमारे पास, ये तो हमें चाहिए ही नहीं थी। डोंट वरी, लेट्स डू द सेम थिंग इन द सेकेंड ट्राइंगल। PAC का हाइट और +30, सो दैट विल बी द परपेंडिकुलर। ठीक है, H +30 अपॉन AP, इसमें भी AP आ गया। अब AP का वैल्यू यहां से कुछ और आ सकता है, लेकिन हमें AP का वैल्यू तो निकालना नहीं है, हमें वैल्यू निकालना है हाइट का। दिस H हैज टू बी फाउंड, तो यानी इस AP को जाना पड़ेगा। AP का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हम इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AP की जगह आ गया 30 √3 एंड यहाँ पर इक्वल टू H +30।
इसको मल्टीप्लाई किया, मजे से आ गया 90, सो h का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 60। ये इतनी आसानी से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट फाइनल स्टेटमेंट से कंक्लूड करेंगे कैसे? द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 60 मीटर्स। दिस इज वन ऑफ द इजी, और इजी का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीवाईक्यू का ही है। तो ज्यादातर 60% अंदाजा है मुझे कि बोर्ड में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बच्चे हमारे 100 की तैयारी भी कर रहे हैं, तो जिनको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, कम से कम ये शुरू के 5-6 प्रॉब्लम्स तो अच्छे से कर लेना, उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। बट लेटर ऑन डिफिकल्ट एंड देन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड। तो इस आसान क्वेश्चन हो गया हमारा ना, बिल्कुल ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी कि हमारे पास एक हाईवे है एंड इट लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि हमने ग्राउंड लेवल ले लिया, एक हमारा हाईवे आ गया और हमें एक टार लेना पड़ेगा, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टार, यानी कि इसके ऊपर हमें एक आदमी भी लेना पड़ेगा। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, 75 मीटर्स हमको टार की हाइट दी है, वो हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर। नाउ लेट्स सी अ मैन स्टैंडिंग ओवर हियर। इस मैन की हाइट मैंने यहाँ पर नहीं डाली है। दिस इज वन पॉइंट टू बी नोटेड वेरी 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 केयरफुली चिल्ड्रन। इस मैन को मैंने बनाया जरूर है, लेकिन मैंने इसकी हाइट को यहाँ मार्क नहीं किया। क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि इसकी हाइट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में ये जरूर लिखा है दैट देयर इज अ मैन हु इज ऑब्जर्विंग, बट मैन्स हाइट इज मिसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैन की हाइट मिसिंग है तो हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से बनाएं? वो जो हमने इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में देखा था, हमने उस बच्चे की आईज से मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल बनाया था, क्योंकि मैंने वहां से ऑब्जर्वेशन किया। बट इस केस में मैन का हाइट नहीं दिया है, तो जब मैन का हाइट नहीं दिया है तो इसी पॉइंट से हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे बाद में। बट अब ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या हमें लेना है। अ मैन स्टैंडिंग हो गया, हु इज अप्रोचिंग, हु इज वॉचिंग द 2 cars approaching, okay, 2 cars at angles of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। तो 2 गाड़ियां हैं जो हमारी टार की तरफ आ रही हैं, इनका एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनाना है। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो वो बिल्कुल डेफिनेटली ग्राउंड से पैरेलल होगी। हाइट हमने मार्क कर ही दी है, अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं। यहां से अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तब जाकर हम ये पॉइंट सी पर हमने पोजीशन कर दी है रेड कार, और पॉइंट डी पे कर दी है ब्लू कार। आपको एग्जाम में ये गाड़ियां और बिल्डिंग्स नहीं बनानी है। बिल्डिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, द 2 कार्स विद द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। एक ही हॉरिजॉन्टल बनाया, बस अब ज्वाइन कर देते हैं। हमने पहली गाड़ी को ज्वाइन किया, दूसरी को भी ज्वाइन किया। अब 2 एंगल्स है 30 और 60। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारा कुछ लिख लिया डायग्राम। ये हमारा ऑलमोस्ट डायग्राम रेडी है। व्हेन आई सेड ऑलमोस्ट, एक गलती मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है, ये वर्टिकल के साथ नहीं बनता है। दिस एंगल विल ऑलवेज बी फॉर्म विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर से ये हटा देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम नीट हो जाएगा। ये हो गया नीट हमारा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये कि ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करते टाइम दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? ये 30 डिग्री एंगल अगर हम यहाँ देखें तो ये तो ओपन है, इट्स नॉट इवन मेकिंग अ ट्राइंगल। तो कैसे होगा? जब भी हमको एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए होंगे तो वो अबव हैं, ऊपर हैं ग्राउंड से। तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा के ग्राउंड पर हमें एंगल्स को लाना है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो हमें ये दोनों एंगल्स यहाँ पर और यहाँ पर लाने जरूरी हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारे ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो हम यहाँ से देखें तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा डायग्राम पूरी तरह से तैयार है, पर निकालना क्या है वो अभी हमें इसमें मार्क करना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। हमें ये निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। दोनों कार्स है कहाँ? पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे। तो हमें क्या निकालना है? उनके बीच का
डिस्टेंस। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि हम दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दो ट्राइंगल्स, एक में होना चाहिए 30 डिग्री, एक में होना चाहिए 60 डिग्रीज। अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री का देखो, एक आर्म यहां से जा रहा है, एक यहां जा रहा है, तो डेफिनेटली ट्राइंगल बन जाएगा PAD। और अगर हम 60 की बात करें तो PAC। तो इसको हमने ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को लिख लिया। और फिर से रेशियो कैसे डिसाइड होगा? परपेंडिकुलर 75 हमको दिया हुआ है और बेस लाइन से कुछ हमें निकालना है, तो नो डाउट्स अबाउट tan रेशियो। tan रेशियोज लगाए, फिर से कॉम्बिनेशन 30-60 का है। कुछ मत सोचो कि आंसर आएगा नहीं आएगा, बस इसको अप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। वंस यू कम टू दिस स्टेज कि हमने रख लिया, आप देखो आंसर अपने आप आने लगा है। कैसे आने लगा है? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मुझे मिल गया AD इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3। मेरे पास ये लेंथ आ गई, ठीक है। और दूसरे वाले से अगर हम देखें, AC की लेंथ आ गई है 25 टाइम्स ऑफ √3। ये कैसे निकाला जाएगा? ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया और यहां से डिफरेंस आ गया 50 टाइम्स ऑफ √3। अब सोचो कि डेसिमल्स में ये क्यों हमने लिखना है? ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से बच्चों का आधा नंबर जरूर कट जाता है अगर वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट की तो। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज √3 इक्वल टू 1.73। अब क्वेश्चन कह रहा है यूज करो और आपने यूज नहीं किया तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तो जहां भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज द वैल्यू ऑफ √3 एज, पहली बात आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरी बात आपको वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कई बार हम सोचते हैं नहीं और अच्छा प्रिसीशन लाने के लिए 1.732 कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वही सब्स्टिट्यूट करनी है। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा यूज √3 एज ओनली 1.7, तो भी अपना दिमाग नहीं लगाना, यूज ओनली 1.7 एंड गेट द आंसर। ठीक है, कंक्लूड करते हैं फाइनल स्टेटमेंट से। डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स इज 86.5 मीटर्स। डन। द थर्ड प्रॉब्लम, अगेन इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? फ्रॉम द टॉप ऑफ टार 100 मीटर्स हाई अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टार। ना अब की बार गाड़ियां ऑपोजिट साइड्स पर हैं, पहले पर टार ले लेते हैं एंड देयर इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टार। इस बार दो गाड़ियां अलग अलग साइड्स पर हैं टार की। टार की हाइट हमको दी हुई है 100 मीटर्स, हमने वो मार्क कर दिया। अब दोनों गाड़ियां अलग अलग साइड्स पर हैं, अलग अलग साइड्स पर हैं तो मतलब एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। ठीक है, फिर से हमने इसको दो गाड़ियां ले ली है, यहां पर भी हमने हॉरिजॉन्टल बना लिया। बेस A, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट P। दिस हाइट एंड 100 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द टार गिवन टू अस। अब दो गाड़ियां दोनों अलग अलग साइड्स पे, क्या फर्क पड़ता है? एक लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं इस तरफ और एक बना लेते हैं इस तरफ। ठीक है, ये दोनों लाइंस ऑफ साइट बन गई हैं। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी फॉर्म्ड विद दिस येलो लाइन एंड द लाइंस ऑफ साइट। तो दो एंगल्स हमको दिए 30 और 45। इस बार कौन सा 30 है कौन सा 45 बिल्कुल मैटर नहीं करता है, जहां मन करे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। एक को मैंने ले लिया 30 और एक को ले लिया 45 डिग्रीज। 45 देखते ही बड़ी खुशी आ जाती है। क्यों खुशी आती है? क्योंकि इन एंगल्स के साथ tan 45 रेशियो लगेगा और tan 45 का मतलब है 1, यानी कि PA विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द रेड कार फ्रॉम द टार। ओके, इसको हम डील करते हैं उसी टेबल के थ्रू। थोड़ी सी फालतू चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने क्या लिया है? टार को रिप्रेजेंट किया है विद द लाइन सेगमेंट AP perpendicular to the ground. The two cars we have taken point C और point D. Lines of sight बनाई, दोनों एंगल्स आ गए। वो एंगल्स हमारे ऊपर हैं तो उनको ग्राउंड पे लाने के लिए यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 45। ठीक है, तो अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स रिमूव द अदर ऑब्जेक्ट्स हियर। हमें निकालना क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। एक कार C पे है, एक D पे है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब तक वैसे थोड़ा थोड़ा आंसर भी सबको समझ आ गया होगा, तो इसको रैपिडली करते हैं। सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई tan 45 से हमको पहले मिल जाएगा AC इक्वल टू PA। उससे हमारे पास AC का वैल्यू आ गया 100। इसको हम लेकर एक तरफ छोड़ देते हैं, इसको हमने एक तरफ रख दिया और दूसरे ट्राइंगल से देखते हैं PAD 30 डिग्री एंगल के साथ। 30 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन इससे भी हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा AD का। अब हमको AC का वैल्यू मिल गया, AD का वैल्यू मिल गया और टोटल डिस्टेंस विल बी नथिंग बट द सम ऑफ द टू। तो जब गाड़ियां एक साइड पे थी तो हमने डिफरेंस निकाला और जब गाड़ियां ऑपोजिट साइड पे थी तो हमने उसको ऐड कर दिया। ये बातें हम भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि डायग्राम अगर क्लियरली बना हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है। इस बार दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग है तो हमें उनको ऐड करना है। फिर से हमको वैल्यू दिया हुआ है √3 का 1.73, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बहुत प्यारा वैल्यू बन जाता है 173। इसको ऐड किया तो आंसर आ गया 273 मीटर्स। कंक्लूड करेंगे विद द फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है,
हो गए ये 3 क्वेश्चन आराम से। नेक्स्ट वन, अ मूविंग बोट। अब आगे इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है, यहां से धीरे धीरे हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, बट बेसिक्स आपको समझ आ गए। हमने क्वेश्चंस एलिवेशन के भी कर लिए और डिप्रेशन के भी कर लिए। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। अब ये तो थैंक गॉड इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। कई बार क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा होता है, बस लिखा होता है कि इट्स मूविंग। ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि भाई वो पास आ रही है या दूर जा रही है, ठीक है। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 in 2 minutes। इसका डायग्राम बनाते हैं और ये भी सीखते हैं साथ साथ कि अगर ये ना लिखा हो मूविंग अवे तो कैसे पता करेंगे कि पास आ रही है या दूर जा रही है। उसके लिए आपकी बार हमने एक पानी वाटर लेवल लिया है, वाटर बॉडी ली है, क्योंकि नाव तो भाई वाटर बॉडी में ही होगी ना, ग्राउंड पे तो हम चला नहीं सकते उसको, तो हमने एक क्लिफ ले लेते हैं। एक क्लिफ हमने ले लिया, बहुत खूबसूरत पिक्चर मुझे नहीं मिल रहा था, वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैनेज विद दिस क्लिफ। दिस क्लिफ इज अबाउट 150 मीटर्स हाई, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। तो हमारा क्लिफ आ गया, हमारी वाटर बॉडी रेडी है। अब हमें देखना है कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो मैंने उसका नाम रख लिया P, बेस को ले लिया A और ये पॉइंट P है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट ग्राउंड लेवल से ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, तो हमें बनाना पड़ेगा यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो हमेशा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए जाते हैं। अब मैं ले लेती हूँ एक प्यारी सी बोट। हमारी बोट आ गई है। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45। यहां तो साफ साफ लिखा है कि पहले वाला हमारा जब एंगल है पॉइंट सी पे मैंने उस बोट को रखा है, तो अगर हम पी को सी से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहां बनेगा, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है कि दैट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, तब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इट्स मूविंग अवे एंड द एंगल हैज नाउ चेंज टू। तो जब ये बोट दूर चली गई है, मैंने नए पॉइंट की पोजीशन डाल दी है यहाँ पर डी, तो आपको दो जगह पे ये नहीं सोचना दोनों जगह पे बोट नहीं है। पहले मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन सी है और वो मूव करने के बाद वाली पोजीशन को पॉइंट डी लेना है। ये सिर्फ डायग्राम्स हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ एग्जाम में पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट्स के साथ ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट्स हमने ले लिए, पहले सी पे थी, अब वो डी पर चली गई। जब वो डी पर चली गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मान लो ये ना लिखा हो कि ये बोट अवे जा रही है, सिर्फ इतना लिखा हो कि दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू फ्रॉम 60 टू 45। बेटा अब यहाँ पर आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये कम हो रहा है, मान लो इतना कम हो रहा है, अगर आप यहाँ से एक लाइन बनाओगे तो डेफिनेटली वो छोटा एंगल है, वो तभी होगा जब वो दूर जा रही है। और अगर वो एंगल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब अगर ये 60 है तो ये और इंक्रीज होके मतलब समहाउ यहां पर बन रही है लाइन ऑफ साइट, तब उस केस में हमारी बोट इज मूविंग टुवर्ड्स द क्लिफ, ठीक है। ये छोटा सा हिंट है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हो रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट दूर जा रही है, और अगर वो बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट पास आ रही है, ठीक है। सो अभी हमें समझ आ गया है, हम गलती नहीं करेंगे। सो बोट आ गई, नई पोजीशन आ गई, तो हम नई लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। अब हमको एंगल भी दिया है 45 डिग्री का, तो हमने वो भी मार्क कर लिया। इन एंगल्स को नीचे लेकर आना है, वो भी हमें अच्छे से मालूम है, तो दोनों एंगल्स को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। 45 भी आ गया और 60 भी आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हमें निकालना क्या है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ओके, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है, डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम हमको दिया हुआ है 2 मिनट्स का, तो हमें निकालना है बेसिकली हाउ मच डिस्टेंस हैज द बोट ट्रैवल्ड, मतलब बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम आराम से 2 मिनट से डिवाइड कर देंगे। 2 मिनट्स हम भूल ना जाएं तो मैं तो कहती हूँ डायग्राम में लिख के रख लो, डिस्टेंस उसके साथ साथ मैंने टाइम भी लिख लिया, ठीक है। बेटा ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है सारे बच्चों को, चाहे वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहा है या 100 लाने के लिए पढ़ रहा है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप एग्जाम में ध्यान रखोगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। और मैथ्स में एक बहुत कॉमन वर्ड है केयरलेस मिस्टेक। लेट्स लर्न हाउ टू अवॉइड दीज केयरलेस मिस्टेक्स। आप सारी चीजें डायग्राम में लिख के रख लो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ लिख लिया है। हो सकता है ये 3 या 4 सेकंड लगे, लेकिन आपकी
टेंशन खत्म हो जाएगी कि मैंने सब लिखा हुआ है सामने। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये हम सब जान चुके हैं। हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं, दोनों में एंगल्स हैं 45 और 60, दोनों में हम tan रेशियो लगा रहे हैं क्योंकि हाइट हमको दी हुई है 150 और बेस लाइन पे हमको डिस्टेंस निकालना है, तो tan हमने इसलिए चूज किया, tan 45 को अप्लाई किया तो मेरे पास बड़े आराम से वैल्यू आ जाती है AD की। नाउ AD इज दिस वैल्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में 45 डिग्री था तो इसका मतलब AD विल कम आउट टू बी 150 मीटर्स। अब दूसरा ट्राइंगल में 60 डिग्री है और 150 अपॉन AC, इसको भी हम लिख लेते हैं तो हमारे पास इससे AC का वैल्यू आ जाएगा। दोनों केस में क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है तो हमें डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही हैं, डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 150 टाइम्स 150 माइनस 50√3, इन दोनों में 50 कॉमन है तो मैं 50 को कॉमन निकाल के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ ना। इसके अंदर √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम इसको इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड योर आंसर इन डेसिमल्स, करेक्ट टू 2 प्लेसेस या वैल्यू दिया हुआ बेटा, तब आपको वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करनी है। बट इस केस में कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना। डिस्टेंस आ गया लेकिन हमें तो निकालनी है उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड, तो ये भूलना नहीं है, हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए हम लिख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, टाइम हमने लिखा 2, कैंसिल किया तो फिर हमने आंसर को ऐसे ही छोड़ दिया। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ मीटर्स पर मिनट, जो हमारा डिस्टेंस आया है वो हमारा मीटर्स में आया है और हमारा टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, तो डेफिनेटली हमारी स्पीड भी ऑटोमेटिकली मीटर पर मिनट में ही आ रही है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर हमें ये कन्वर्जन्स भी करनी है। इस क्वेश्चन में नहीं थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर्स हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। तो बेसिकली बात यह है कि एक ग्राउंड पे हमें 2 टावर्स लेने हैं, तो पहले हम उतना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आगे आगे समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एक कि भाई हमें हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। एक का एलिवेशन 60 है और एक का 30 है, तो नेचुरल सी बात है जिसका 60 है वो टावर ऊंचा होगा। यानी इसलिए अभी पहले दोनों एक साथ बना दिए हैं, दोनों एक साथ बना दिए। यहाँ पे लिखा नहीं है कि दे आर इन इक्वल इन हाइट्स, और इक्वल इन हाइट हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इक्वल इन हाइट्स होते तो उनके एंगल्स ऑफ एलिवेशन भी बराबर होते, या एंगल्स ऑफ एलिवेशन बराबर नहीं है। एक का हमारा 60 डिग्री है और दूसरे का हमारा 30 डिग्री है। तो मैंने ये टार्स बनाए हैं, आप इसको डायग्राम में एग्जाम में कैसे बनाओगे, एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट फॉर दिस येलो टार, अनदर लाइन सेगमेंट फॉर दिस रेड टार। इस क्वेश्चन में बच्चों को एक ही कंफ्यूजन होती है, किसका एंगल 60 है, किसका एंगल 30 है, किसकी हाइट दी हुई है और किसकी हाइट निकालनी है। डजंट मैटर, आप पहले दोनों टार्स की हाइट्स बना लो, कौन कम है कौन ज्यादा है, एक को कम बना दो एक को ज्यादा बना दो, फिर दोनों की लाइंस ऑफ साइड बना लेते हैं। दोनों की लाइंस ऑफ साइड बनाने के बाद तय करो कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा। जैसे ही आप लाइंस बनाओगे आपको सामने दिखने लगेगा ये वाला टार थोड़ा नीचे है इसलिए इसके लिए हमें एलिवेट कम करना पड़ रहा है, वो वाला ज्यादा है तो हमें उसको ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है। तो जो ज्यादा ऊपर देख रहे हैं वो है 60 डिग्री, और जिसका 60 डिग्री है उसकी हाइट हमको दी हुई है 24 मीटर्स हाई। ठीक है, ये हमको हिंट मिल गया यहाँ से कि जिस पर्टिकुलर टार का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है उसकी हाइट हमको दी हुई है 24 मीटर्स। ये हमने लिख लिया। ओके, चलो 60 यूज कर लिया, 30 यूज कर लिया, 24 मीटर्स हाई यूज कर लिया। नाउ क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स वुड बी ए बी। ये उसका फुट है, ये भी उसका फुट हो गया, तो दोनों के फुट के बीच का डिस्टेंस इज कंसिडर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। वो टॉप से मेजर नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल डिस्टेंस है या फिर स्लोपिंग। जब यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो वी आर टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स फ्रॉम द बॉटम्स, फ्रॉम द बेस लाइंस ऑफ द टू टावर्स। ठीक है, एक पार्ट हमें ये निकालना है, हाइट ऑफ द अदर टावर वो भी हमें निकालनी है, हाइट ऑफ द अदर टावर। तीसरा सवाल, यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आती है जब इस तरह कोई क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारी चीजें निकालनी है, हम भूल जाते हैं बेटा। सो लास्ट लाइन को ध्यान से देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप्स ऑफ बोथ द टावर्स। तो पहले हम एक वायर भी अटैच करके रेडी कर लेते हैं, एंड लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी
L। अगर मैंने ये तीनों वेरिएबल्स डायग्राम में लिख लिए तो हम चाहकर भी नहीं भूल सकते कि हमें ये वैल्यूज निकालनी है। दिस इज वन एडवाइस, बाकी आप जैसे डील करना चाहते हो करो, बट डायग्राम करेक्ट बनाना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको सिंपल कर देते हैं। हमारे दो ट्राइंगल्स बन गए, कॉन्सेप्ट फिर से वही है। इस केस में डेफिनेटली ये लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये किसी ट्राइंगल को बिलोंग नहीं करती है, तो उसको फिलहाल इग्नोर करके हम सेम उसी टेक्निक पर आ जाते हैं। कौन सी टेक्निक पे? टू ट्राइंगल्स एंड द 2 डिग्री मेजर्स, एक बनेगा 30 वाला, एक बनेगा 60 वाला। दोनों में हमें 24 और बेस लाइन को यूज करना है, h और बेस लाइन को यूज करना है, तो tan रेशियोज अप्लाई कर देते हैं। tan 30 किया तो आ गया h/x, और वहां से tan 60 किया तो हमारे पास आ जाएगा 24/x। बेसिकली AB इज कॉमन बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। अब हमको मिल गया AB, यहां से मिल रहा है h√3, और यहां से तो वैल्यू मिल गई है 8 टाइम्स √3, सो AB इज 8 टाइम्स √3, यानी कि ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। हमारा एक पार्ट यहां पर सॉल्व हो चुका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टार्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमको कैसे हेल्प करेगा। अब इसको यूज करके हम h निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से क्या है, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब AB का वैल्यू अगर हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें से बड़े आराम से हम अगर इसको कैंसिल कर दें तो h का वैल्यू आ जाता है 8 मीटर्स, यानी कि जो हमारा ये वाला टार है इसकी हाइट भी हमने निकाल ली, हाइट ऑफ द अदर टार भी हमने निकाल ली। दिस इज 8 मीटर्स। अब बात आती है लेंथ ऑफ द वायर निकालने की। लेंथ ऑफ द वायर के लिए ये किसी भी ट्राइंगल को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। फिलहाल ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एक स्पेशल बात है, ये लेंथ ऑफ द वायर कैसे निकाला जाए। ये लेंथ ऑफ द वायर है CDL विल बी द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि CD ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बट ये कौन से ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है वो फिलहाल तो है ही नहीं, तो वो कैसे बनाया जाएगा। इस D से हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं। ये जो लाइन हमने बनाई है ये होनी चाहिए पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, और अगर पैरेलल होगी तो यहाँ पर मेरे पास एक 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब बात आती है कि क्या मुझे ये एंगल मालूम है। अगर हमें ये एंगल मालूम होता तब तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते थे, लेकिन इस केस में हमें ये एंगल मालूम नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू होनी चाहिए। बेस हमारा, इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं, यहां पर ले लेते हैं E, ठीक है। तो DE कितना है, DE AB के बराबर है, और AB हमारा किसके बराबर है, 8√3। तो ये जो बेस लाइन है ये हो जाएगी हमारी 8√3। ये हाइट हमने निकाल ली है यहाँ पर 8 मीटर्स, तो यानी कि ये वाला यहाँ पर आ गया 8 मीटर्स, ये टोटल 24 है, तो ये कितना आ जाएगा 16। बस ये दो साइड्स को डिटरमिन करके ये है इसका लास्ट पंच, दैट वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल CED टू गेट द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये मैंने जल्दी से कैसे सॉल्व किया। बेटा यू आर इन क्लास 10 और अपना टाइम बचाना आपको आना चाहिए। जब भी अंडर रूट रेडिकल के नीचे आपके पास ऐसा सिचुएशन हो दो परफेक्ट स्क्वायर्स का, 16 और 8 में 8 इज अ कॉमन फैक्टर, 8 इज अ कॉमन फैक्टर, तो मैं उसको बाहर निकालूंगी तो यहाँ से 8 स्क्वायर बाहर आएगा। 8 स्क्वायर बाहर आने का मतलब है 8 विल कम आउट ऑफ द रेडिकल साइन, तो वो 8 आ चुका है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3, दैट्स 7। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दीज कैलकुलेशंस ओरली, ठीक है। हो गया हमारा, तीनों चीजें हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा कंसल्ट कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, हाइट भी निकाल ली, और लेंथ ऑफ द वायर भी निकाल ली। नाउ दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 गुड क्वेश्चंस। आई होप इसके साथ आपको ये चैप्टर कंफर्टेबल लगने लगा होगा, बट देयर आर 10 मोर प्रॉब्लम्स टू गो, एंड ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, जिस बच्चे ने ये 15 प्रॉब्लम कर ली ठीक से, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, दैट्स माई गारंटी। ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग। इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं द नेक्स्ट 5 questions. Let's take a short break. Until then, goodbye.